हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवदेस क्लासेस। आज हम लोग सेल का सेकंड पार्ट देखेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेल का फर्स्ट पार्ट करा, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा सेल क्या होता है, सेल थ्योरी क्या होती है, सेल की डिस्कवरी किसने की। फिर हम लोगों ने उसके बाद उसमें और भी चीज़ें जाना, सेल वॉल के बारे में जाना। फिर सेल बने हुए किस चीज़ के होते हैं, तो बताया था मैंने कि जनरली कोई भी टिपिकल सेल तीन चीज़ का बना हुआ होता है। एक होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन, एक होता है हमारा साइटोप्लाज्म, और एक होता है आपका न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। एक सेल जो होते हैं उसमें ये तीन मेजर कंपोनेंट होते हैं, तीन मेजर कंपोनेंट होते हैं। और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे कुछ स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल ऑर्गेनलेस। क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनलेस। तो जिसमें हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा कि सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, उसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है। फिर हम लोगों ने जाना सेल वॉल के बारे में कि प्लांट में एक एडिशनल लेयर्स क्या करता है, सराउंड करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? सेल वॉल। और ये सिर्फ मौजूद होता है कहाँ पे? सिर्फ आपके प्लांट सेल में। कहाँ पे मौजूद होता है? प्लांट सेल में। ये चीज़ हम लोगों ने जाना। तो आज हम साइटोप्लाज्म से शुरू करेंगे कि साइटोप्लाज्म होता क्या है। तो यहाँ से समझिएगा, जैसे मैंने सेल के बारे में बताया था, तो बताया था कि सेल को अगर हम देखें तो एक पिज़्ज़ा के जैसा हम समझ सकते हैं कि अगर सेल में जो ब्रेड होता है अगर हम बांधे तो उसका बाउंड्री वो हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन या पिज़्ज़ा में। ठीक है। और उसके ऊपर जो चीज़ होते हैं, ठीक है, पूरे लगे हुए, जो कि बहुत सॉफ्ट होते हैं, मतलब फ्लूइड टाइप का होता है, लिक्विड जैसा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? समझिए, वो क्या हो गया आपका? साइटोप्लाज्म। ठीक है। इसके ऊपर जितने भी आपके जैसे कि पनीर क्या बोलते हैं, चीज़ के ऊपर, या हम बात करें पिज़्ज़ा के ऊपर, ऑनियन होते हैं, गार्लिक होते हैं, बहुत सारी चीज़ सब्सटेंस उसमें होता है ना, सोयाबीन होता है, अलग अलग चीज़ होता है। ठीक है। तो वो सब सारे चीज़ मिल करके बनाते हैं क्या? आपका सेल ऑर्गेनलेस। क्या बनाते हैं? आपका सेल ऑर्गेनलेस। तो याद रखिएगा, अगर हम यहाँ पे साइटोप्लाज्म के बारे में समझें तो साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या होता है कि जितने भी सेल ऑर्गेनलेस क्या होते हैं? एम्बेडेड होते हैं। एम्बेडेड मतलब उसके ऊपर चिपके हुए होते हैं। तो साइटोप्लाज्म एक तरह का जेली लाइक सबस्टांस होता है, क्योंकि क्या करता है कि सेल को क्या करता है? बनाने में मदद करता है। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस और बहुत सारे सेल ऑर्गेनलेस क्या होते हैं? इसमें मौजूद होते हैं। तो जो कंपोनेंट्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, उस कंपोनेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनलेस। क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनलेस। एक पॉइंट इसमें और ऐड कीजिएगा कि जितना भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जितना भी आपका बायोलॉजिकल या केमिकल प्रोसेस है, ठीक है, बायोलॉजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, वो सब कहाँ होता है? विथ इन द साइटोप्लाज्म, टेक्स प्लेस विथ इन द साइटोप्लाज्म। मतलब ये सारे साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। ठीक है। अब आते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस क्या होता है? तो न्यूक्लियस बात करिए, सेल का ब्रेन होता है, यानी इट इज़ नॉन एज द ब्रेन ऑफ द सेल। मतलब सेल को रेगुलेट या कंट्रोल करने का काम किसका होता है? हमारा न्यूक्लियस का होता है। ठीक है। तो न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस जनरली होता है वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, जो कि सेंटर में मौजूद होता है। अगर हम फिगर से समझे देख सकते हो कि ये जो सेंटर में ये मौजूद है ना, ये आपका है आपका न्यूक्लियस। क्या? ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका। ठीक है। ये आपका न्यूक्लियस है। और इस न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है? बहुत सारे पार्ट्स मौजूद है। जैसे एक न्यूक्लियस का हम फिगर बनाए, ये आपका न्यूक्लियस हो गया। ये बाहर वाला जो पार्ट हो गया, ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। क्या? ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहने का मतलब जो क्या करता है? उसको न्यूक्लियस को घेर करके रखता है। क्या करके रखता है? घेर करके। और भी न्यूक्लियस जो होते हैं चार कंपोनेंट्स के बने होते हैं, आपको हम आगे बताएंगे जब न्यूक्लियस अभी हम पढ़ाएंगे तब। तो फिलहाल अभी हम आगे देखते हैं कि न्यूक्लियस के बारे में मैंने बताया कि ब्रेन ऑफ द सेल होता है। इसका शेप स्फेरिकल होता है, जनरली सेल के अंदर मौजूद होते हैं। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन इन द ईयर 1831। 1831 ईस्वी में क्या हुआ था कि न्यूक्लियस का डिस्कवरी हुआ था। अगर हम उसके बाद समझे कि ये जो होता है, अगर इसके बाद समझे कि प्लांट सेल में जो होता है आपका न्यूक्लियस आपका होता है पेरिफेरी। पेरिफेरी कहने का मतलब एड्ज बोलते हैं। एड्ज कहने का मतलब जिसको हम बोल सकते हैं ना, किनारे में। ठीक है। किनारे में मौजूद होता है। अगर हम बात करें एनिमल सेल की, तो एकदम बिल्कुल सेंटर में। जैसे अगर मान लीजिए एक सेल हम बना लिए, तो सेल में, एनिमल सेल में न्यूक्लियस जो होते हैं सेंटर में होते हैं। और अगर हम प्लांट सेल का फिगर बनाए तो यहाँ पे पेरिफेरी। पेरिफेरी मतलब कहने का कोई साइड में मौजूद होगा, कोई भी किनारा में क्या होता है? मौजूद होता है। तो ये याद रखिएगा कि प्लांट सेल में आपका न्यूक्लियस कहाँ पे होता है और एनिमल सेल में कहाँ पे होता है। तो एनिमल में कहाँ पे होता है? सेंटर में। और प्लांट्स में कहाँ होता है? एड्ज, जैसे पेरिफेरी। पेरिफेरी कहने का मतलब मैंने बताया भी किनारा। ठीक है। न्यूक्लियस को जनरली चार पार्ट से मिलकर बना हुआ है।
एक आता है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक आता है न्यूक्लियोप्लाज्म, एक आता है न्यूक्लियोलस और एक आता है आपका क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो ये आपका थिन डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जो कि सराउंड करता है न्यूक्लियोप्लाज्म को और सेपरेट करता है साइटोप्लाज्म से। नहीं समझ में आया सर क्या बोले? ठीक है, देखो हम बोले कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसे ये पूरा सेल हो गया, ये आपका न्यूक्लियस है अंदर वाला, ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं, ये न्यूक्लियस है पूरा अंदर वाला, ठीक है, और ये जो बाहर से जो घेर के रखे हुए ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्या ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करता है, ध्यान से समझिएगा, ये क्या करता है, ये जो डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है और ये क्या करता है, अंदर में जो न्यूक्लियोप्लाज्म, देखिएगा न्यूक्लियोप्लाज्म यहाँ पे मौजूद है, न्यूक्लियोप्लाज्म को क्या करता है, सराउंड करता है, मतलब कि घेरता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। उसके साथ साथ ही ये न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से क्या करता है, अलग करता है। मतलब कि देखो, अगर हम एक बात बताएं, सिंपल सा बात, अगर देखिएगा कि हम जैसे स्कूल का एक बाउंड्री होता है जहाँ पे क्या होता है कि आपको ये लिमिट होता है कि जब तक छुट्टी ना हो आप उस बाउंड्री के बाहर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। आप फील्ड में खेल सकते हैं, कितना फील्ड में, लेकिन फील्ड के आगे जो उसका बाउंड्री है उसके बाउंड्री के बाहर नहीं जा सकते। तो वही इसका काम साइटोप्लाज्म क्या करता है, यहाँ हम बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या करता है, ये क्या करता है कि न्यूक्लियस को एक शेप देता है, मतलब उसको क्या करता है, सेपरेट करके रखता है बाहर के इन्वायरमेंट से, यानी कि सेल के कंटेंट से अलग करके रखता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म को घेरता भी है और क्या करता है, उसको साइटोप्लाज्म से अलग करके रखता है। देखिए आपको बताए थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं वो होता है पोरस होता है। पोरस मतलब उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसके वजह से सबस्टांस का मूवमेंट इनवर्ड से आउटवर्ड या आउटवर्ड से इनवर्ड होता है। उसी तरीके से उसी तरीके से यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होते हैं पोरस। पोरस कहने का मतलब इसमें छोटे छोटे होल्स मौजूद होते हैं, इस तरीके से छोटे छोटे होल्स मौजूद होंगे जिसके वजह से क्या होगा, चीज़ें का ट्रांसपोर्टेशन इसके अंदर हो सकेगा। इस तरीके से छोटे छोटे होल्स मौजूद होते हैं, तो ये पोरस होते हैं। पोरस होने की वजह से चीज़ें का मूवमेंट इनके अंदर आउटवर्ड या इनवर्ड होता है, ठीक है। उसके बाद आता है न्यूक्लियोप्लाज्म में। तो न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है ये एक फ्लूइड पार्ट होता है, मतलब कि लिक्विड पार्ट होता है न्यूक्लियस का, ठीक है, लिक्विड पार्ट होता है न्यूक्लियस का, जिसमें ये दोनों न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम्स उसमें इम्बेडेड होते हैं। यानी कि इट इज़ द फ्लूइड पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस इन विच न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम्स आर इम्बेडेड। ये चारों पार्ट मिलकर के एक न्यूक्लियस को कंस्टिट्यूट करते हैं, जिसमें मैंने बताया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो प्रोटेक्शन देने का काम कर दिया, कवरिंग करने का काम कर दिया, सेपरेट करने का काम कर दिया। न्यूक्लियोप्लाज्म बता दिया आपको कि एक फ्लूइड पार्ट होता है जो कि क्या करता है, जिसके अंदर न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम्स बाकी जो दोनों पार्ट होते हैं उसके अंदर इम्बेडेड होते हैं, उसके ऊपर चिपके हुए होते हैं, उसके अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये एक आपको पता है ये वाटरी कंपाउंड है, मतलब लिक्विड होता है, फ्लूइड मतलब लिक्विड होता है, तो इसमें बहुत सारे कंपाउंड या हम बोल सकते हैं प्रोटीन्स, ये सब क्या होते हैं इसमें डिजॉल्व होते हैं, घुले हुए होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोलस जो होता है ये डेंस बॉडी होता है, स्मॉल स्फेरिकल डेंस मतलब घना बॉडी होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, राइबोसोम्स को बनाना। राइबोसोम्स क्या होते हैं बताता हूँ आगे आपको, जब पढ़ोगे तो उसमें मैं बताऊँगा। राइबोसोम जनरली जो होता है वो प्रोटीन को बनाने में मदद करते हैं विद इन द सेल। प्रोटीन सिंथेसिस, सिंथेसिस मतलब बनाना, फोटोसिंथेसिस सुना है ना, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस है। तो राइबोसोम्स प्रोटीन्स को बनाने में मदद करते हैं। तो याद रखिएगा न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम्स होते हैं, जैसे छोटे छोटा डेंस लाइक स्मॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है ये राइबोसोम्स, और ये क्या करता है कि साइटोप्लाज्म में रहता है अंदर में, और ये क्या करता है कि इसका प्रोटीन को बनाने में मदद करता है, प्रोटीन को बनाने में मदद करता है, प्रोटीन को बनाने में मदद करता है। उसके बाद अगर हम और समझे क्रोमोसोम्स के बारे में, ठीक है, लास्ट जो क्रोमोसोम्स के बारे में जो समझे, तो क्रोमोसोम्स जो होता है वो आपका एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन, ठीक है, क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। मतलब न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन, मतलब पतला धागा रेशा जैसा होता है। और ये क्रोमैटिन क्या करता है, अपने आप को ऑर्गेनाइज करता है एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर में आप अपने सेल के अंदर, ताकि क्या कर सके, वो डिवाइड कर सके। मतलब अगर सिंपली अगर हम समझाएं कि हमारे पेरेंट्स का जो गुण होता है हमारे अंदर कैसे आता है, तो वो क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, डीएनए कंटेन करते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म होता है बाबू डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये आपका फुल फॉर्म हुआ डीएनए का। मतलब क्रोमोसोम्स के बारे में मैंने बताया कि इसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जिसको हम लोग क्रोमैटिन बोलते हैं, और ये क्रोमैटिन अपने आप को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि
थ्रेड आपस में लपटाते हैं ताकि वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना सके। और ये कब होता है, जब सेल डिवाइड करता है तब, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि सेल थ्योरी में कि सेल क्या करता है, न्यू सेल जो होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो सेल मौजूद है उसी से ही क्या होते हैं, डिवाइड करके बनते हैं। ठीक है, तो जब सेल डिवाइड करता है तो अपने आप को रॉड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करता है, और ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, हमारा क्रोमोसोम्स। क्या कहलाता है, क्रोमोसोम्स, जिसके अंदर डीएनए मौजूद होता है, और डीएनए के पास जीन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, पेरेंट्स का कैरेक्टर्स को ऑफस्प्रिंग्स तक ले जाने का काम करता है। जैसे देखिएगा, हमारा जो फेस होता है लगभग हमारे पेरेंट्स से सिमिलर मिलता है, या हमारा जो बिहेवियर, हमारा जो कैरेक्टर होता है वो डिपेंड करता है हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर और बिहेवियर पे। ठीक है, तो पूरी तरीके से बोल सकते हैं जो गुण हमारे माता पिता में होता है वही गुण हमारे तक कैसे पहुंचता है, दैट इज बिकॉज ऑफ क्रोमोसोम्स, जिसमें डीएनए मौजूद होते हैं, जो कि कैरेक्टर जो मतलब जिसके अंदर जीन्स होते हैं, ये जीन्स क्या करते हैं, कैरेक्टर्स को कैरी करने का काम करते हैं। समझ में आ रहा है मेरा बात? ठीक है, उसके बाद अब देखो हम लोगों ने न्यूक्लियस पढ़ लिया। आज का वीडियो मैं बहुत ही शॉर्ट बनाऊंगा, इसलिए क्योंकि आपका जैसे पिछले वीडियो में शायद आवाज़ का कुछ फ्लक्चुएशन था, आवाज़ सही से नहीं आ रही थी। अगर कोशिश कीजिएगा, अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा वो वीडियो से, तो मैं उसको आगे ही कल का क्लास में मैं कैसे कंटिन्यू करके ख़त्म कर दूंगा। अगर नहीं आया होगा तो आपको एक बार व्हाट्सएप ग्रुप में इन्फॉर्म करना है कि सर वो वाला वीडियो में हमको कुछ भी समझ में नहीं आया आवाज़ का फ्लक्चुएशन के कारण, तो वो वाला रिपीट कर दीजिए। तो कल जो मैं टॉपिक लूँगा उसमें क्या करेंगे कि वो वाला वीडियो को भी थोड़ा साथ में लंबा करके, मतलब उसको भी रिपीट कर देंगे कंटेंट को, और आगे भी हम बढ़ जाएंगे। आज सेल ऑर्गेनेल्स का 1-2 ही टॉपिक हम लेंगे, मसले आपको आज 10 या 15 मिनट का वीडियो मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं, एक नोट में यहाँ पे मैंने चीज़ लिखा है कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मिल करके क्या बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो पूछेगा व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, तो न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस हो गया आपके, और और ये आपका साइटोप्लाज्म, पूरा साइटोप्लाज्म जो होता है वो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, पूरे सेल में स्प्रेड होता है, जैसे इस तरीके से, ये आपको उस दिन हम फिगर में भी दिखाएं तो इस तरीके से स्प्रेड होता है। ठीक है, ये येलो वाला पार्ट दिख रहा है ना, तो ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, आपका प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अब देखो सेल ऑर्गेनेल्स, ये ऑर्गेनेल्स क्या होती है, स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं जो कि पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए होते हैं, और वो एक साथ काम करते हैं ताकि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर उनके बायोलॉजिकल प्रोसेस को, लाइफ प्रोसेस को कर पाएँ, चाहे सांस लेने की प्रक्रिया हो, डाइजेशन होने की प्रक्रिया, मतलब सारा जो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो प्रोसेस होता है उसको करने में मदद करता है कौन, हमारे सब सेल ऑर्गेनेल्स। तो सेल ऑर्गेनेल्स काफ़ी मेजर रोल प्ले करते हैं, बहुत तरीके के सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि सबका अलग अलग फंक्शंस होता है, सब अलग अलग फंक्शन क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये सेल ऑर्गेनेल्स का भी अगर फिगर चाहो तो देख सकते हो, ये सब सारा जो स्ट्रक्चर मौजूद है ना, ये सब सारा क्या कहलाता है, आपका सेल ऑर्गेनेल्स। क्या कहलाता है, आपका सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया देखो इस तरीके का रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, डबल लेयर रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि प्रेजेंट होता है कहाँ पे, आपका सेल के अंदर। कहाँ पे मौजूद होता है, सेल के अंदर। तो सेल के अंदर एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, डबल लेयर रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, मौजूद होता है, जो कि क्या काम करता है आपका कि वो क्या करता है, फूड को ऑक्सीडाइज करता है, फूड को ऑक्सीडाइज करते हैं। हम इसको बोल सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से आपका एक सवाल पक्का है कि वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस मतलब समझते हैं, जहाँ से, अगर हम पावर हाउस से वर्ड का मतलब समझ रहे हैं, सेल पहले हटा दो, पावर हाउस का मतलब जहाँ से पावर, जहाँ से एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, जहाँ से एनर्जी मिल रहा है। तो पूरे सेल को पूरे सेल को एनर्जी देने का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये कैसे होता है ये समझो, जब हम लोग फूड को कंज्यूम करते हैं, ठीक है, फूड को कंज्यूम करते हैं तो वो फूड को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, मतलब फूड को तोड़ता है, फूड को तोड़ता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के मौजूदगी में जो हम खाना खाएं उस भोजन को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। और जैसे ही वो भोजन ब्रेक डाउन करता है तो उससे एनर्जी निकलती है, किस रूप में, एटीपी के रूप में। एटीपी क्या होता है, ये एनर्जी करेंसी होता है। एनर्जी मतलब करेंसी के हम बोलते हैं ना कि रुपया को, हमारा करेंसी जो क्या है, रुपया है, तो एनर्जी जिस रूप में निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म लिख दे रहे हैं यहाँ पे, आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये आपका एटीपी का फुल फॉर्म हुआ, एटीपी का फुल फॉर्म हुआ। तो पूछेगा वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो आपको लिखना है
Mitochondria are called the powerhouse of the cell because they oxidize the food during respiration and release energy in the form of ATP which are utilized by the cell. इसीलिए उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, इसीलिए उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरा बात। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। राइबोसोम्स, अभी मैंने राइबोसोम्स का जिक्र किया था कि ये प्रोटीन को बनाने में मदद करते हैं और ये क्या होते हैं, न्यूक्लियोलस के अंदर मौजूद होते हैं या न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। देखो मैंने यहाँ पे अभी मैंने बताया था यहाँ पे, ठीक है, कि न्यूक्लियोलस क्या होता है, इट मैन्युफैक्चर राइबोसोम्स विच पास इनटू द साइटोप्लाज्म एंड हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो अब राइबोसोम्स के बारे में पढ़ते हैं। तो राइबोसोम जो होते हैं टीनी स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि राउंड ऐसा स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, जो कि अटैच्ड होता है सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पे एक शब्द आ रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर समझना चाहिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है आपका, देख लीजिए, देखो यहाँ पे फिगर में दिखा दो, देखो ये दिख रहा है ये, ठीक है, इसको हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर हम समझाना चाहें फिगर से इस तरीके से, ठीक है, इसके सरफेस पे क्या होता है, ये राइबोसोम्स क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो राइबोसोम्स एक टीनी स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे मौजूद होते हैं, उसके साथ साथ साइटोप्लाज्म में पूरी तरीके से बिखरे हुए होते हैं। ठीक है, और राइबोसोम्स का काम क्या होता है कि प्रोटीन को बनाने में मदद करता है, प्रोटीन को बनाने में मदद करता है। आज हम यहीं तक रखेंगे, प्लास्टिड्स तक। एक और हम देखते हैं प्लास्टिड्स क्या होता है। प्लास्टिड्स आप देखिए डिस्क शेप होता है, मतलब अगर इसको हम बात करें इस तरीके का शेप होता है इसका, अगर हम बात करें तो ये इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का शेप होता है प्लास्टिक्स का। ठीक है, प्लास्टिक जनरली अगर हम बात करें सर्किल लाइक शेप होता है, स्फेरिकल ही होता है, और ये सिर्फ प्लांट में मौजूद होता है, मतलब एनिमल सेल में नहीं। अगर हम बात करें प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में मौजूद होता है, और ये 3 तरीके का होता है, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है आपका ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का मतलब होता है ये ग्रीन इन कलर होते हैं और ये कंटेन करते हैं ग्रीन पिगमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल पता है क्या करता है, फूड को बनाने में मदद करता है या पत्ते को ग्रीन रखने में मदद करता है। आपको पता होगा क्लोरोफिल क्या करता है, हेल्प करता है ना फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो एक आपका बोलते हैं वो ग्रीन कलर पिगमेंट होते हैं जो कि जिसमें क्या होता है, क्लोरोफिल मौजूद होता है, और वो क्या करता है, क्लोरोफिल हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, अब ये देखिएगा तो हम इस समझिएगा कि क्लोरोप्लास्ट ये तीनों जो है ना, ये कलर पिगमेंट है, मतलब कलर प्रोवाइड करने का काम करता है। एक आता है हमारा क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं इसको बोलते हैं कलरफुल प्लास्टिड। ये क्या करते हैं, ये या तो येलो होते हैं, ऑरेंज होते हैं, रेड होते हैं। इसका काम होता है कि फ्लावर्स और फ्रूट और वेजिटेबल में कलर प्रोवाइड करें। जैसे टमाटर लाल क्यों होता है, कैरेट लाल क्यों होता है, ये सब में कलर्स किसकी वजह से आ रहे हैं, क्रोमोप्लास्ट की वजह से आते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का मतलब ये आपका कलरलेस प्लास्टिड होता है। कलरलेस कहने का मतलब इसमें कोई कलर होता नहीं है और इसमें स्टार्च ज़्यादा होता है। स्टार्च कहने का मतलब स्टोर्ड फूड जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्टोर्ड फूड। पढ़े होंगे आप क्लास 6-7 में। ठीक है, तो आपको पता है जो आलू होता है, पोटैटो, उसमें सबसे ज़्यादा स्टार्च पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा ल्यूकोप्लास्ट एक कलरलेस प्लास्टिड होता है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या, स्टार्च मौजूद होता है। ठीक है, स्टार्च मौजूद होता है। तो अगर एग्जांपल में आप क्या लिखोगे, पोटैटो जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा स्टार्च पाया जाता है। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं पे रोक रहे हैं, चैप्टर लंबा नहीं है, आपको पहले वाला कंटेंट समझ में आना चाहिए। अगर आपको वो समझ में आया होगा तभी आगे ले जाना अच्छा होगा, नहीं तो अगर वो समझ में आया होगा, क्योंकि उस दिन आवाज़ बहुत ही गंदा था, तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे उसको भी हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग होमवर्क कीजिए। होमवर्क बहुत बच्चे नहीं कर रहे हैं, आज देखता हूँ सारे बच्चे को कॉल लगाता हूँ आज एक करके। ठीक है, क्योंकि ऐसे पढ़ाई छोड़ दीजिएगा तो काम नहीं चलेगा। मानते हैं आपको होमवर्क मिल रहा है स्कूल से, इतना भी होमवर्क नहीं है कि आपको 24 घंटा मतलब टाइम ही ना मिले। ठीक है, तो उसी हिसाब से ये वीडियो को यहीं पे हम ट्वीट कर रहे हैं, नेक्स्ट डे की क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।